गुड इवनिंग जी सभी को, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज सभी टाइमली। एंड एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है आपकी। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। एक्चुअली मैंने क्लास तो 5 PM ही आपकी स्टार्ट कर दी थी, बट आई डोंट नो, शायद वो किसी और ही कोर्स से मैं लाइव चली गई थी। अभी चेक करना जरा, एवरीथिंग इज क्लियर, परफेक्ट है सभी। थी तो कॉमर्स की ही क्लास, वो भी पता नहीं क्यों कि आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। जल्दी जल्दी प्लीज क्लास ज्वाइन कर लो प्लीज, जल्दी जल्दी से। काफी टॉपिक कवर करने, वैसे ही 5 मिनट हो चुके हैं। थम्स अप दे दो सभी, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार, कोई भी डाउट है अगर आपका। वी वांट JRF जून 2024 लिख दीजिए सभी। पिंकी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। पिंकी जी मुझे ये बताना कि 5 PM आप क्लास ज्वाइन कर रहे थे क्या, हो रही थी क्लास ज्वाइन, क्योंकि 5 PM भी मैं लाइव आई थी। आई डोंट नो, था तो वो कॉमर्स का ही कोर्स, बट पता नहीं क्यों उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। फिर अगेन मैंने एंड करके क्लास को ज्वाइन किया है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया 5 मिनट। आपकी डेली होती है कॉमर्स की क्लास 5 PM टू आपकी 6 PM, तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। ओके और अभी हमारा चल रहा है यूनिट सेकंड। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। और यूनिट सेकंड हमारा चल रहा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें कि हम कर रहे हैं आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और आज मे बी लास्ट सेशन रहने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम कवर करेंगे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हमारा हो चुका है, शेयर्स फॉर फीचर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर ये भी कवर कर दिया है हमने। अमलगमेशन, मर्जर और एक्विजिशन ये हम कवर करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी हो चुका है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सारा का सारा हम कर चुके हैं। ओके जी, गुड इवनिंग ममता जी, सभी को गुड इवनिंग। पिंकी राय जी गुड इवनिंग। चलिए फिर करते क्लास को स्टार्ट। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए प्लीज सभी, कमेंट कर दो, वी वांट JRF इन जून 2024। और आज शाम तक आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, जो हमारी क्लास हुई है रीइश्यू ऑफ शेयर्स, फोर फीचर्स वगैरह, कंटेंट में जाकर। ठीक है, जिनको नोट्स नहीं मिले, मे बी ममता जी आपका डाउट था शायद, ये मैंने यूट्यूब पे आपका कमेंट देखा था कि आपको नोट्स नहीं मिले हैं, तो अभी आपका डाउट सॉल्व हो चुका है क्या, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आपको नोट्स मिल गए हैं। कंटेंट में जाना है, ठीक है, नोट्स में जाना है, पेपर 2। ओके, जून 2024, वहां पर आपको यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, वहां पे सारे के सारे आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है सारी फाइल्स मिल जाएगी। और यूनिट सेकंड आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के भी सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी 8 फाइल्स है अकाउंटिंग की, और 15 या 16 फाइल्स है आपकी इसकी बिजनेस इन्वायरमेंट की। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, ओके गुड। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। जल्दी से लिख दीजिए प्लीज सभी, कमेंट करें, वी वांट JRF जून 2024। ओके हम कर रहे थे मर्जर, एक्विजिशन एंड आपका अमलगमेशन। ठीक है, कल हमने ये कर दिया था,
और मर्जर में मैंने आपको बताया था ए और बी, ठीक है, मारुति और आपको सुजुकी का एग्जांपल दिया था, दोनों आपस में मिल गई ए और बी, ये क्या बन गया, ए बी बन गया, मीन्स मर्ज हो गया आपस में। तो मारुति और सुजुकी अलग अलग थी, जो मारुति है वो इंडिया की, सुजुकी जो है जापान की कंपनी है, ये आपस में मर्ज हो गया और ये क्या बन गया, मारुति सुजुकी। बट अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ए और बी कंपनी है सपोज, ठीक है, आइडिया और वोडाफोन, कल मैंने आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दिया था। तो आइडिया ने किसको खा लिया, वोडाफोन को खा लिया, और जो वोडाफोन है इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्लियर है, और क्या रह गया, ओनली आइडिया रह गया हमारे पास, ठीक है, आइडिया की कंपनी रहेगी, ओनली ए कंपनी रहेगी हमारे पास, बी को खा लिया किसने, ए ने, ठीक है, इसका मुंह यहाँ पे खुला है, ये आपके लिए निमोनिक है, एक्विजिशन ये हो जाएगा। ओके जी, क्लियर है। बट मर्जर में क्या होता है, मर्जर में एग्जिस्टेंस बनी रहती है दोनों कंपनियों की, मर्जर में, ठीक है। एक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है। क्लियर है जी सभी को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अमलगमेशन आपका of company A and company B, this amalgamation results in the formation of a new अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो से ज्यादा कंपनीज हो सकती है, ठीक है, मर्जर में आपकी दो कंपनियां रहने वाली है, एक्विजिशन में आपकी दो कंपनियां रहने वाली है, बट अमलगमेशन में क्या होता है, दो से ज्यादा कंपनी होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक न्यू कंपनी वो बनाते हैं। जैसे कि मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है, ये क्या बना देंगे, कंपनी सी बना देंगे, एक न्यू कंपनी का निर्माण करेंगे, अमलगमेशन ये होता है, ठीक है। अगर हम मर्जर की बात करें, मर्जर में क्या होगा, ए और बी कंपनियां आपस में मिलगी, क्या बनगी, ए बी। ओके, क्लियर है। एक्विजिशन में क्या होगा, ए और बी कंपनी है, ए ने बी को खा लिया, मीन्स की बी का जो एक्सिस्टेंस है वो खत्म हो गया और क्या रह गया, ओनली ए। बट अमलगमेशन में क्या होगा, ए और बी कंपनी थी, इन दोनों ने क्या किया, एक न्यू कंपनी बना दी, उसका नाम है कंपनी सी। इतना क्लियर है सभी को। चलिए अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन क्या है, कॉग्लोमरेट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ तक कल हम पहुंचे थे, ठीक है। एफडीआई का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, कॉग्लोमरेट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, फॉरवर्ड एंड आपका बैकवर्ड वाला, जब हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था, कहाँ पे, यूनिट 1 में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कहीं ना कहीं आपके वो कॉन्सेप्ट काम आते हैं सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, इस तरह से। इसलिए मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ, जब भी किसी चीज को पढ़ो, लाइक आप यूनिट 1 पढ़ रहे हो, यूनिट 2 पढ़ रहे हो, यूनिट 3 पढ़ रहे हो, पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल पहले पढ़ा है, कॉग्लोमरेट पहले पढ़ा है, वर्टिकल पहले पढ़ा है, कब पहले पढ़ा है, यूनिट 1 में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसका सेम ही मीनिंग रहने वाला है, ठीक है, बट बताऊंगी कि किस तरह से मर्जर के केस में ये अप्लाई होगा। क्लियर है जी सभी को। अभी मुझे जल्दी से बताओ कि कॉग्लोमरेट होता क्या है, जिन्होंने यूनिट 1 की क्लास अटेंड की थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्लोमरेट? हॉरिजॉन्टल, बोलो बोलो प्लीज, जल्दी कमेंट करें मुझे। 1 घंटा लेक्चर दिया था इसमें मैंने, जब मैंने आपको एफडीआई करवाया था, 1 दिन लगाया था पूरा एफडीआई में, और वहां पे ये टॉपिक थे, टाइप्स ऑफ एफडीआई जब हमने पढ़ा था। कॉग्लोमरेट वो होता है जब क्या होगा, यहाँ पे देखो, मर्जर बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इन्वॉल्व इन टोटली अनरिलेटेड बिजनेस। और कल भी मैंने बोला था, लाइक मेरी शूज की कंपनी है और मैं किसके साथ मर्ज कर रही हूँ, जिसकी कांच की कंपनी है, तो दोनों ये क्या है, अलग अलग है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा सेम इंडस्ट्री, बार्गेन इन अ पीस ऑफ यूनियन, ठीक है। मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग की मेरी कंपनी है, ठीक है, अब मैं किसके साथ मर्ज करूंगी, जो टायर बनाता है, जो स्टीयरिंग बनाता है, ठीक है। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल मीन सेम इंडस्ट्री, मार्केट एक्सटेंशन, और इस तरह से मेरी जो सेम आइटम्स, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में मैं बेचूंगी। प्रोडक्ट एक्सटेंशन इंक्लूड आइटम दैट गो वेल टुगेदर, ठीक है। और वर्टिकल मेजर टू ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स पार्ट ऑफ सेम प्रोडक्ट, ठीक है। अब सेम प्रोडक्ट के पार्ट, हॉरिजॉन्टल का एक और एग्जांपल ले लो, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मर्ज करेगी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही के साथ, ठीक है। और जो आपका वर्टिकल वाला है, या तो ये रॉ मटेरियल की तरफ जाएगा या फिर ये फिनिश्ड गुड्स की तरफ जाएगा, मीन्स कि जो मुझे उसके पार्ट चाहिए, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग को स्टेयरिंग चाहिए, टायर चाहिए, उस तरह से वर्टिकल मर्जर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को। देखो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, मीन्स सेम लेवल पे, और ये होता है हमारा वर्टिकल, यहाँ पे रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे फिनिश्ड गुड हो सकते हैं, ठीक है।
और सपोज मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, या तो मैं टायर के साथ टायर बनाने वाली कंपनी के साथ क्या कर लूंगी, मर्ज कर लूंगी, या फिर मैं स्टेयरिंग वाले के साथ मर्ज कर लूंगी, या फिर जो कार का रॉ मटेरियल होता है उसके साथ मर्ज कर लूंगी, या फिर जो कार को आगे सेल करता है उसके साथ मर्ज कर लूंगी। ठीक है, ये वर्टिकल में हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो, मर्जर ऑफ कंपनीज बेसिकली इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, absorption of at least two different company either of which lose its existence। अब क्या होता है, कंपनी के विलय में मूल रूप से कम दो अलग अलग कंपनियों के संलयन अवशोषण की प्रक्रिया शामिल होती है, जिनमें से कोई भी अपना अस्तित्व खो देती है। ठीक है, अब मान लो मर्जर क्या है, ए और बी कंपनी है, इसमें से भी कोई ना कोई कंपनी अपना अस्तित्व खो सकती है। ठीक है, मर्ज होगी आपस में। Acquisition loosely refers to one company acquiring or purchasing the business of another company। अब क्या हुआ कि ए ने किसका बिजनेस परचेज कर लिया, बी कंपनी का, और सिर्फ हमारे पास कौन सी कंपनी रही अब, ओनली ए। ठीक है, ये हो जाएगा एक्विजिशन, मीन्स कि जो ए थी वो किसको खागी, बी को खागी। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे, और ये मैंने बता दिया वैसे भी, जनरली विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग द पेरेंट कंपनी फॉर देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। अब मुझे ये बताओ पेरेंट कंपनी कौन होती है, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, बिकॉज मैंने आपको ये करवा दिया। पेरेंट कंपनी कौन होती है? The acquired company also referred to as a target company। जो acquired है, ठीक है, वो कौन सी है, target company is usually smaller in terms of valuation। In acquisition neither of the companies, the acquiring or the acquired firm, lose their existence, rather they coexist। मीन्स ये आपस में मिलेगी नहीं, coexist कहाँ होगा, मर्जर के केस में कोएग्जिस्ट होगा, बट जो आपका एक्विजिशन है ना, यहाँ पे कोएग्जिस्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक का अस्तित्व खत्म होगा, क्योंकि जो ए है वो सारा का सारा बी को खरीदने वाली है। क्लियर है जी सभी को? नेक्स्ट देखो, अमलगमेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमलगमेशन? अमलगमेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्विंग देयर बिजनेस एंड फॉर्मिंग एन एंटायरली न्यू ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगेन बता रही हूँ, मर्जर ए एंड बी मर्ज हो गए, ये बन गया ए बी। एक्विजिशन आपका ए है, ए ने बी को परचेज कर लिया, ओनली रहा यहाँ पे ए। ठीक है, और अमलगमेशन आपकी मान लो ए और बी कंपनी है, ठीक है, इन दोनों ने कौन सी कंपनी बना दी, सी कंपनी बना दी। ठीक है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव येट न्यू ऑब्जेक्टिव्स। In amalgamation, after the dissolution of the entity, all the assets and liability of the company get diluted as well। मीन्स कि ए और बी ने अपने सारे एसेट्स सारे एसेट्स को सेल कर दिया, ठीक है, जो हमने लिक्विडेशन में पढ़ा था, और लाइबिलिटीज को पे कर दिया, और एक न्यू कंपनी ओपन कर दी, लाइक सी। क्लियर है सभी को? बार बार अगेन ये टॉपिक बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगर हम गोल्स की बात करें कि मर्जर, एक्विजिशन एंड अमलगमेशन का क्या गोल है, सिनर्जी सॉरी पानी देना, सिनर्जी। समझ आ रहा है सभी को? यस या नो में तो रिप्लाई कर दिया करो मुझे। मर्जर, एक्विजिशन एंड अमलगमेशन और सिनर्जी। अब देखो सिनर्जी का मतलब क्या होता है, जब ना एक या दो कंपनी आपस में मिलती है, ठीक है, एक या दो कंपनी या मोर देन टू कंपनी, और वो मिलकर ना मतलब कुछ बेस्ट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जी की। मीन्स कि तेरे आने से मुझे पावर मिल गई, ठीक है, ए क्या बोलेगा कि बी के आने से ना मुझे पावर मिल गई। समझ रहे हो सिनर्जी? ये आपको मैं एज अ निमोनिक बता रही हूँ कि बी के आने से मुझे क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, उसको हम क्या बोलेंगे, सिनर्जी। इस तरह से आप इसको याद रखना। और ये सिंगल वन लीनियर टाइप में भी क्वेश्चन बना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनर्जी। अब देखेंगे हम सिनर्जी क्या है। सिनर्जी इज द कॉन्सेप्ट विच स्टेट दैट द कंबाइंड वैल्यू एंड परफॉर्मेंस ऑफ टू एंटिटीज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी। मीन्स कि तेरे आने से, जब मैं अकेला था ना तो मुझ में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, कंपनी बोल रही है, बट कंपनी बी के आने से मुझे क्या मिल गई, बहुत ज्यादा मुझे पावर मिल गई। ग्रेटर दैट ऑफ परफॉर्मेंस, मीन्स की जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, और जो मेरा प्रोडक्ट था उसको सभी जानने पहचानने लगे, गुडविल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तेरे आने से।
ठीक है, तो सिनर्जी में क्या याद रखोगे आप? सिंपली याद रखोगे कि भाई कंपनी ए थी और कंपनी ए बोलती है कि कंपनी बी के आने से ना मुझे एनर्जी मिल गई। कैसी एनर्जी मिल गई? बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई, और उसका नेम क्या पड़ गया? सिनर्जी। इज इट ओके? क्लियर है? To achieve that performance and outcome, companies undergo the decisive action of such parallel working. सिनर्जी वह अवधारणा है जो बताती है कि दो संस्थाओं का संयुक्त मूल्य और प्रदर्शन व्यक्तिगत संस्थाओं की तुलना में अधिक है। मीन्स कि जब एक से भले दो, ऐसा बोला जाता है ना, उस प्रदर्शन और परिणाम को प्राप्त करने के लिए कंपनियां इस तरह के समांतर कामकाज की निर्णायक कार्रवाई से गुजरती है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज याद रखना, ये बार बार रिपीट हुआ एग्जाम में, कॉमर्स में, ठीक है। इवन देन मैनेजमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब मान लो मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, तो क्या फर्क, मतलब क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है इन सारी की सारी चीजों से? ऑल्सो एन एंटिटी टू एरेडिकेट पोटेंशियल कंपटीशन ऑफ द फ्यूचर। अब देखो, ग्रोथ ग्रोथ भी होगी। अब मान लो ए और बी कंपनी थी, आपस में ये मिल गई, ये बन गई ए और बी, तो ग्रोथ तो होगी ऑब्वियसली, ठीक है। मारुति और सुजुकी आपस में मिल गई तो ग्रोथ तो होगी, क्योंकि अपने प्रॉफिट शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, लॉस शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। मान लो बी गिर जाता तो इसको उठाने वाला तो होगा ना, ठीक है, तो ग्रोथ तो होगी। और अमलगमेशन में भी क्या होगा कि एक न्यू एंटिटी बन गई। अब ए और बी ने अपने मान लो एसेट्स सब कुछ बेच दिया तो पैसा डबल हो गया। ए ने भी अपने एसेट्स बेचे, बी ने भी अपने एसेट्स बेचे, तो पैसा क्या होगा? डबल होगा ऑब्वियसली। और इन्होंने एक सी न्यू एंटिटी ओपन कर ली, तो मतलब बड़े जोरों शोरों तरीके से इन्होंने न्यू कंपनी ओपन की है, ठीक है। और एक्विजिशन का क्या मतलब होगा? मान लो कि जो बी थी वो बहुत ही ज्यादा बेचारी कमजोर थी, लाइक नोकिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए ने बी का सारा बिजनेस खरीद लिया। थोड़ा बहुत तो बी के पास कुछ ना कुछ तो होगा, तो ए का मान लो, ए के पास अगर 90% था, बी के पास सपोज 10% था, तो 10% भी अगर ए ने परचेज कर लिया बी का, तो ये 100% हो गया अपने आप में, ठीक है। तो ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? यस या नो? अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन। अब क्या होगा कि कंपटीशन भी तो खत्म होगा। मान लो कि जब मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है या फिर अमलगमेशन होता है, ए और बी कंपनी, सपोज मान लो जो मारुति थी, ठीक है, और मारुति जो थी वो सुजुकी, ठीक है, उसके कंपटीशन में थी कि मुझे सुजुकी से अच्छी कार बनानी है, ठीक है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे तुझसे आगे बढ़ना है। बट जब वो आपस में मर्ज हो गए तो क्या हुआ? कंपटीशन खत्म हो गया। अब वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। तो एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, मर्जर एक्विजिशन एंड अमलगमेशन में क्या हो गया है? जो कंपटीशन था भाई उनको खत्म करेंगे और हम दोनों आपस में मिलकर काम कर लेंगे। ओके, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों हाथ पकड़ के अपने बिजनेस को चलाएंगे। तो ग्रोथ होगी थ्रू सच एक्टिविटीज, और थ्रू सच एक्टिविटीज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपेंड इट्स वैल्यू, market share, market penetration without significant efforts, thus catapulting their growth, ठीक है। अब जो ये मार्केट पेनिट्रेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम मार्केट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। मीन्स जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, जो आपकी यूनिट है, उसमें हम पढ़ेंगे मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है। पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। उसमें बताऊंगी आपको कि पेनिट्रेशन होती क्या है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ग्रोथ बन गई। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि हाई प्राइस, ठीक है, इस तरह से होता है कुछ, हाई प्राइस रखना, ऐसा कुछ होता है। और ये हम मार्केटिंग में पढ़ेंगे। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट में ग्रोथ होगी। अब इंक्रीज द स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, दायरा बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का दायरा बढ़ाना। जब दोनों आपस में मिल गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका तो दायरा बढ़ जाएगा, एक से भले दो। द to survive in critical crisis, sometime organization take calculative decisions of such like and maintaining का, ठीक है, इनका दायरा बढ़ गया ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनीज का, क्या हो गया? दायरा बढ़ गया आपस में मिलने से, ठीक है, मर्ज होने से या एक्विजिशन होने से या फिर अमलगमेशन बढ़ने से, ठीक है। एक्सपेंड इनटू न्यू वेंचर। अब इन्होंने क्या किया? नए उद्यमों में विस्तार कर दिया। जैसे कि मारुति और सुजुकी जब मिली तो कितना विस्तार हुआ? बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अ कोरिलेटिव रिलेशनशिप, कोरिलेटिव होता है मिलजुल कर चलना, ठीक है। एक्वायरिंग अ कंपनीज बिजनेस नॉट ओनली हेल्प्स द टारगेट कंपनी टू सर्वाइव, बट ऑल्सो हेल्प्स द एक्वायरिंग कंपनी टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस और एक्सपेंड द प्रोसेस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। एक सह संबंधित संबंध के बारे में बात करते हुए, अगर आपको देखो मर्जर क्लियर है, एक्विजिशन क्लियर है और अमलगमेशन क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई ज्यादा टफ से टॉपिक है। पढ़ लेना इनको एक बार खुद से भी, ठीक है।
अब देखो की डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं मर्जर में, एक्विजिशन में। एटलीस्ट टू एंटिटी आर रिक्वायर्ड एंड वन विल सीज टू एग्जिस्ट। ए बी और ए प्लस बी ए, ये क्या लिखा है इन्होंने, वही है जो मैंने बताया था, ठीक है, ए बी और ए बी बन जाएंगे, ठीक है। At least two entity are required where one entity acquires take over the business। अब यहाँ पे वही है, ए ने किसको टेक ओवर कर लिया, बी को, मीन्स परचेज कर लिया, ठीक है, ये हो गया आपका। ऑफ अदर एंटिटी एंड बोथ द एंटिटी माइट को एग्जिस्ट, और ये दोनों क्या हो गया कि आपस में इन्होंने, ए ने बी को परचेज कर लिया, ओके। Amalgamation, at least two company are involved after the consolidation of which entirely new entity A B और ये क्या बन गई C, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, मर्जर एक्विजिशन एंड अमलगमेशन, ये बार बार बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या है बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, साइज ऑफ कंपनी, मर्जर यूजुअली द कंपनी इन्वॉल्व्ड आर ऑफ सेम साइज एंड सेम वैल्यू, ठीक है, इनका क्या होगा, सेम साइज एंड सेम वैल्यू। एक्विजिशन में क्या हो जाएगा, ऑफ्टन कंपनीज बिगर इन साइज व्हेन इट कम्स टू टर्म ऑफ वैल्यूएशन। अब बिगर इन साइज, अब क्या होगा कि ए ने जब बी को खा लिया ना, तो अब जो ए का साइज था ना वो बिगर हो गया। मैंने बोला कि सपोज मान लो ए था 90%, ठीक है, और 10, और जो बी है सपोज ये छोटी सी कंपनी थी, बेचारी स्मॉल कंपनी थी, लॉस पे लॉस हो रहे थे। ए ने सोचा कि चल यार ये कंपनी लॉस पे लॉस झेल रही, क्यों ना मैं इस कंपनी को खरीद लूं, ठीक है। अब जब इस कंपनी को ये खरीदेगा, परचेज करेगा, तो इसके पास भी तो एसेट्स होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना इसके पास। मान लो इसके पास 10% होगा। अब ए का 90% था, बी का 10% था। अब जब ए ने बी को परचेज किया तो 10% यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में 100% हो जाएगी। तो ए क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, बिगर इन साइज व्हेन इट कम्स टू द टर्म ऑफ वैल्यूएशन, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी गुडविल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। परचेज द कंपनी वर्थ लेस वैल्यूएशन, ठीक है, और जो कंपनी इसने परचेज की थी इसकी तो ऑब्वियसली इसकी लेस वैल्यू थी, तभी तो इसने इसको परचेज किया था कि चल यार खत्म होने से बढ़िया है ना, इसको कोई रौंद के चला जाए, इसका कोई नाश कर दे, उससे बढ़िया है कि मैं ही इसको खरीद लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप याद रखना, मीन्स प्रैक्टिकल सी लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जिस तरह से भी आपको लगता है निमोनिक के लिए। अब अमलगमेशन क्या था आपका, द साइज ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी आर कंसिडर सेम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और बी कंपनी थी, ठीक है, इन दोनों के साइज तो सेम सेम थे। इन्होंने सोचा कि चल मान लो 50% ए का प्रॉफिट हो रहा है, 50% बी का प्रॉफिट हो रहा है। इन्होंने बोला क्यों ना हम दोनों अपने अपने प्रॉफिट, अपने एसेट्स को बेच करके, ठीक है, और क्यों ना हम अपने प्रॉफिट से जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर ले, लाइक आपकी सी, ठीक है। विल्या देख लो एक बार हिंदी में। आमतौर पर इसमें शामिल कंपनियां एक ही आकार और मूल्यों की होती हैं, ठीक है, एक ही आकार की और एक ही मूल्यों की होती है। जैसे कि मर्चेंट में मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, कार का, कौन सी कार, एक थी मारुति, एक थी सुजुकी, ठीक है। और अधिग्रहण क्या होगा आपका, एक्विजिशन। जब मूल्यांकन की बात आती है तो अक्सर आकार में बड़ी कंपनियां कम मूल्य कन वाली कंपनियों का अधिग्रहण या खरीद लेती है। एक्विजिशन में क्या हुआ कि जो मान लो ए बहुत बड़ी कंपनी है और बी छोटी सी कंपनी है, ठीक है, और बी की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ए ने सोचा कि चलो क्यों ना अब मैं अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करूं, उसने बी को परचेज कर लिया। समामेलन में क्या होता है, समामेलित कंपनियों का आकार काफी हद तक समान होता है, ये एक जैसी होती है। मान लो ए और बी जो है वो एक जैसी कंपनी है, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बोलती है, क्या डिसीजन लेती है कि क्यों ना हम एक नई कंपनी खोले सी। हम दोनों अपने प्रॉफिट को लगाते हैं किस पे, हम एक न्यू एंटिटी ओपन करने वाले हैं। क्लियर है सभी को, किसी का कोई भी डाउट है इसमें, बेसिस ऑफ डिफरेंस में साइज ऑफ कंपनीज। ओके जी, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन जल्दी से जल्दी बताओ मुझे प्लीज, 5:30 हो चुके हैं। और है आपका इम्पैक्ट ऑफ ऑन शेयर्स मर्जर, द शेयर ऑफ द अब्सॉर्ब्ड कंपनी इज ट्रांसफर्ड हैंडेड ओवर टू द शेयर होल्डर ऑफ द अब्सॉर्बिंग कंपनी। ऑब्जर्व एक्विजिशन बाइंग कंपनी 50% ऑफ शेयर, ठीक है ठीक है ठीक है, शेयर ऑफ इंडिविजुअल इज एक्सट्रीम फॉर्म आर गिवन टू द, ये बाकी पढ़ लेंगे अभी हम। कंसोलिडेशन ये भी देख लेंगे, ठीक है, ये मेरे पास पूरी वो है, इमेज के थ्रू समझाऊंगी ये सारा का सारा, बाकी इसको देख लेना। इनोवेटिव वर्क ये भी देख लेना, कंट्रोल ओवर मोनोपोली, ठीक है। अब जो मर्जर है, एक्विजिशन है और आपका अमलगेशन है मोनोपोली में, तो कंट्रोल होगा। मोनोपोली का क्या मतलब होता है, एक ही, सिर्फ मैं ही, और मोनोपोली में सबसे ज्यादा क्या होता है,
कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। बट मर्जर और एक्विजिशन किया ही क्यों जाता है कि हमें एक दूसरे को बढ़ाना है, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, ठीक है। मोनो का मतलब ये है कि सिर्फ मैं ही हूँ, तो इस पे कंट्रोल करता है आपका मर्जर, एक्विजिशन और आपका अमलगमेशन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है मैम? ओके, क्लियर है। और क्या है? डुप्लीकेशन, प्रोटेक्शन, और यहाँ पे प्रोटेक्शन भी होती है। लाइक ए ने किसको प्रोटेक्ट कर लिया? बी को। बी बेचारी खत्म होने वाली थी, ए ने सोचा कि चल यार खत्म होने से बढ़िया मैं तुझे परचेज ही कर लेता हूँ, ठीक है। और ए और बी, इनका भी बेचारों को ऐसे ही चल रहा था थोड़ा काम धंधा, ठीक है। इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम ए बी बन जाए, मिलजुल के काम करें। और अमलगमेशन में ए और बी थी, सेम सेम कंपनियां थी, सेम सेम प्रॉफिट आ रहा था, इन्होंने सोचा क्यों ना हम न्यू कंपनी ओपन कर ले, सी को ओपन कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन प्रोटेक्शन मीन्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ओके, कंट्रोल ओवर मोनोपोली। डिसएडवांटेजेस क्या है मर्जर, एक्विजिशन एंड अमलगमेशन की? प्राइस फ्लक्चुएशन। If there is a monopoly in a sector due to parallel working processes, such organization can create a fluctuating price bands and therefore manipulate the price of their product. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाएगी। सपोज मान लो जो मारुति के प्राइस थे, ठीक है, वो थे मान लो 3 लाख, और जो सुजुकी के प्राइस थे वो थे मान लो 5 लाख। अब जब इन्होंने आपस में मर्ज किया है ना, तो इनको सेम सेम जाना पड़ेगा। मान लो कितना ही बढ़ा लेगा मारुति, 50,000 बढ़ा लेगा या 4 लाख ही कर देगा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं सुजुकी को तो थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि इनको तो सेम सेम प्राइस रखने पड़ेंगे। अब ये दोनों आपस में मिल गई है, तो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएंगे प्राइस, ठीक है। लेस चॉइसेस फॉर कंज्यूमर। अ मर्जर कैन प्रमोट लेस चॉइसेस फॉर कंज्यूमर। उपभोक्ताओं के लिए कम विकल्प। एक विल्य उपभोक्ता। अब उपभोक्ताओं के लिए क्यों कम विकल्प हो जाएंगे यहाँ पे? क्योंकि मान लो कि लोगों की पसंद की चल मुझे मारुति खरीदनी है, ठीक है, और कईयों की पसंद मुझे सुजुकी परचेज करनी है। अब क्या हुआ? दोनों आपस में मिल गई है, तो अब क्या हो गया कि कंपटीशन खत्म हो गया। ओके, अब मान लो कि ये टूथपेस्ट, कॉलगेट, ये सारे के सारे अगर आपस में मिल जाए, लक्स, लाइफ बॉय, सारे के सारे आपस में मिल जाए, तो आप किसको परचेज करोगे फिर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस चॉइस रह जाएगी ना कंज्यूमर के पास। अब मान लो आपके पास 10 चॉइस है, ठीक है, आपके पास मैं 10 चीजें आपके सामने रख दूं कि ये आपके पास ऑप्शन आप परचेज कर सकते हो, तो आपको बेस्ट लगेगा। 2 ही ऑप्शन रख दूं, या तो ए या बी, आप चूज करो। आप बोलोगे कि क्या यार, कुछ तो ऑप्शन दो ताकि हम और भी चूज कर पाए चीजों को। तो लेस चॉइसेस फॉर कंज्यूमर के पास क्या हो जाएगा? जब मर्जर होगा, जब एक्विजिशन होगा, जब अमलगमेशन होगा, तो कंज्यूमर के पास कम चॉइसेस रहेगी कि मैं कुछ तो चूज करूं कम से कम। अब मान लो कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, तो मैं अपनी बातें बताऊं, जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ, मुझे ऐसी शॉप्स में जाना पसंद है कि जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हो क्लोथ की। ये नहीं कि सिर्फ 3-4 सूट दिखा दिया और हो गया जी। कम से कम 15-20 तो सूट दिखाओ, वहां से हम अच्छे से चूज कर पाएंगे, ठीक है। अब समझ रहे हो कुछ? तो लेस चॉइसेस फॉर कंज्यूमर, अगर सारी आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं बचेगी। मारुति सुजुकी, स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, होंडाई, हीरो होंडा, ये सारी आपस में मिल गए तो हमारे पास क्या चॉइस रह जाएगी फिर? गाड़ियों की 3-4 गाड़ियों की, BMW, मर्सिडीज, ये सारी आपस में मिल जाएंगे तो चॉइस ही खत्म हो जाएगी, कम कम हो जाएगी चॉइस, ठीक है। क्लियर है? मर्जर, एक्विजिशन एंड अमलगमेशन, ठीक है। कंक्लूजन तो क्या ही पढ़ना है इसका, देख लेना आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर है? टेक ओवर्स, चले अब नेक्स्ट चले। क्लियर है सभी को? मर्जर, एक्विजिशन एंड अमलगमेशन। बाकी पीपीटी मैंने दे दी आपको, तो पढ़ लिया करना, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है और मुझे 10 की 10 यूनिट्स आपको कंप्लीट करवानी है। जो चीजें इजी इजी होती है ना, उसकी मैं आपको पीपीटी दे देती हूँ, ठीक है। अब देखो, टेक ओवर्स क्या है? टेक ओवर मीन्स अ कंपनी टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्विजिशन का एक पार्ट है ये, ऑफ अ कंपनी रादर देन अ मर्जर। मीन्स टेक ओवर कर लेना। ए ने किसको टेक ओवर कर लिया? बी को, ठीक है। ए किसके ऊपर हावी पड़ गया? बी के ऊपर। अब टेक ओवर एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रेंडली हो सकता है, इसके टाइप्स है, ठीक है। फ्रेंडली, कि मैंने बी को बोला कि चल यार मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरी मदद कर देता हूँ, ठीक है, इतने लॉस में तू चल रहा है, क्यों इतने लॉस में चल रहा है अपना बिजनेस, तू मुझे बेच दे, तू इसका कुछ और काम कर ले। बी ने सोचा कि हाँ यार सही बात है, तू मुझे इसके पैसे दे दे, जो मेरा बिजनेस में जितना जितना भी पैसा लगा है, ठीक है, मैं कोई और बिजनेस ओपन कर लेता हूँ जहां से मुझे प्रॉफिट आने वाला है। ये हो गया फ्रेंडली। फिर बताती हूँ, अभी सुन लो, ठीक है। हॉस्टाइल का क्या मतलब हो गया? जबरदस्ती। ए ने बोला कि तू तो है ही लॉस में, चल तू अपना बिजनेस मुझे दे बस। जबरदस्ती हॉस्टाइल, ठीक है, जबरदस्ती लेना किसी का बिजनेस।
रिवर्स क्या हो गया, हेयर अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। रिवर्स का मतलब हो गया कि जो प्राइवेट कंपनी थी और जो अनलिस्टेड थी उसने लिस्टेड पब्लिक कंपनी को परचेज कर लिया है, रिवर्स टेक ओवर, ठीक है। और बैक फ्लिप क्या हो गया, हेयर अ बाइंडिंग कंपनी बिकम द सब्सिडरी ऑफ टेकन ओवर कंपनी। अब जो बाइंडिंग कंपनी थी या जो पेरेंट कंपनी थी, ठीक है, वो ही सब्सिडरी बन गई है किसकी, सब्सिडरी ऑफ टेकन ओवर कंपनी, ठीक है। मान लो बी थी, ठीक है, और बी की बन गई सब्सिडरी कंपनी कौन, ए, पेरेंट कंपनी ही। तो ये कैसा हो गया, बैक फ्लिप हो गया, ये तो उल्टा ही हो गया जी, ठीक है। अब देखो, फ्रेंडली कंपनी इज ड्यूली इन्फॉर्म्ड बिफोर द बाइंडिंग कंपनी पुट्स अप एन ऑफर। Normally, the private company takeover are friendly as there is hardly any difference between the, ठीक है, वैसे मैंने बता दिया आपको, hostile जबरदस्ती, management is not consulted and a direct offer is given to shareholder without the knowledge of management, कि management को पता ही नहीं है कि हाँ भाई तुम मुझे परचेज करना चाहते हो, कुछ भी नहीं, और बिना किसी कंसल्ट के सीधा ही उनको शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया, सीधा ही उनको लेटर भेज दिया, मुझे तेरा बिजनेस परचेज करना है, बस बात खत्म। देयर इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टेक ओवर टेकअप, ठीक है, टेकन अप। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फ्रेंडली, हॉस्टाइल, रिवर्स और बैक फ्लिप। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज याद कर लेना इसको। क्लियर है सभी को, जल्दी से मुझे बताओ। चले फिर नेक्स्ट। ओके, मर्जर, ये देख लेना, कंसोलिडेशन, जब दो तीन लोग आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। जॉइंट वेंचर्स, एक्विजिशन, अमलगमेशन, ठीक है, ये देख लेना। हाउ टू डू इट, एग्जांपल्स इसके, 1998 स्टारवुड होटल्स ऑब्जर्व्ड आईआईटी को ऑनर ऑफ, ओके ओके, ठीक है, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल्स दिए आपको, मर्जर, एक्विजिशन एंड अमलगमेशन, क्या क्या डिफरेंसेस है, एटलीस्ट टू एंटिटी इन्वॉल्व, वन सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है, ये देख लेना, इजी है, बाकी सारा तो बता ही दिया आपको। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिबेंचर्स। पहले मुझे ये बताओ कि जितना मैंने अभी तक बताया मर्जर, एक्विजिशन एंड अमलगमेशन का, क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसके एडवांटेजेस भी कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप इसके डिसएडवांटेजेस भी कर लोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप इसके डिफरेंसेस भी कर लोगे। क्लियर है? और आज हमारा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला टॉपिक में भी फिनिश हो ही जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास है 30 मिनट, 25 मिनट है अभी हमारे पास। क्लियर है? प्लीज यस या नो। चले फिर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिबेंचर, शेयर्स के बाद अब हम पढ़ेंगे डिबेंचर, और साथ के साथ डिबेंचर्स के टाइप देखेंगे, और साथ के साथ हम डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर देखेंगे। यस मैम, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है ना? ओके गुड। चलिए, डिबेंचर्स, ठीक है। अब डिबेंचर अगर मैं बोलूं आपको, ये एक तरह का क्या है, लोन है। किसके लिए? कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, कंपनी के। अब जो हमारा शेयर्स था वो भी तो कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए था। जब हम शेयर्स को इशू करते थे, क्यों इशू करते थे? कैपिटल के लिए, कि जब हम शेयर्स को इशू करेंगे कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। पर क्या होती थी, जब हम शेयर को इशू करते थे उसकी कुछ लिमिटेशंस होती कि इतने ही शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब मान लो कंपनी को मोर मनी की जरूरत है, तो अब वो क्या करे, अब वो क्या करेगी, डिबेंचर्स परचेज करेगी। क्या करेगी? डिबेंचर्स परचेज करेगी। जो शेयर्स को परचेज करता था उसको क्या बोला जाता था, शेयर होल्डर। जो डिबेंचर को परचेज करता है उसको क्या बोला जाता है, डिबेंचर होल्डर। बट इसमें एक फर्क है कि ये एज अ क्या है, लोन है, जो हम कंपनी से लेंगे, ठीक है, लोन है। लैटिन वर्ड डिबेर विच रेफर्स टू बोरो मीन्स लेना, ठीक है। बोरो का क्या मतलब होता है, उधार लेना, डेप्ट है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। डेप्ट है ये, इंस्ट्रूमेंट है ये, मीन्स उधार लेना या उधार देना है, ठीक है। अ डिबेंचर इज अ रिटन टूल एक्सेप्टिंग अ डेट अंडर अ जनरल ऑथेंटिकेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। क्या है ये? डेट, उधार लिया, कंपनी ने क्या किया, उधार लिया, डिबेंचर होल्डर। इट कंप्राइजेज ऑफ एन एग्रीमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर। और देखो, शेयर के केस में क्या मिलता है, डिविडेंड। बट डिबेंचर के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या?
इंटरेस्ट। ये सारे के सारे ना एग्जाम में पूछी गई चीजें। आपको पता है जब जहां पे आप लोन लोगे वहां पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। Repayment of principal after a particular period or at a intermission or at a option of the enterprises, and for payment of interest at a fixed rate due to usually either yearly or half yearly on fixed date, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिबेंचर क्या है? एक तरह का लोन है, ठीक है, और ये क्यों लिया जाता है? कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, मीन्स जब कंपनी को मोर मनी चाहिए तो। इज इट क्लियर? डिबेंचर शब्द लैटिन शब्द डेबेर से लिया गया है जिसका अर्थ उधार लेना है। क्या है? उधार लेना। डिबेंचर उद्यम के सामान्य प्रमाणीकरण के तहत, ठीक है, ऋण स्वीकार करने वाला एक लिखित उपकरण है। रिटर्न, ठीक है, रिटर्न टूल है ये, और इंस्ट्रूमेंट है ये, डेट है ये, लोन है ये, ठीक है, 2-3 चीजें याद रखोगे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। एक होता है हमारा सिक्योर्ड डिबेंचर और एक होता है हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ये प्लीज नेम याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिक्योर्ड डिबेंचर को मॉर्टगेज भी बोला जाता है, ठीक है, मॉर्टगेज डिबेंचर। ओके जी, क्लियर है? यस नो में बता दिया करो मुझे। यस या नो में बोल दिया करो मुझे यार, कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। सिक्योर्ड ना देकर अगर आपको मॉर्टगेज पूछा गया तो आप क्या बोलोगे? कि यस ये सिक्योर्ड है, ठीक है, सिक्योर्ड डिबेंचर की बात हो रही है। ध्यान देना प्लीज मेरी बात पे। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होता है कि मान लो आपने किसी से डिबेंचर परचेज किया, ठीक है, और इन केस जो कंपनी है ना वो डिफॉल्ट हो जाती है, तो क्या जो आपने किसी से डिबेंचर्स लिया होगा वो आपको वापस देगी? या फिर आपने किसी को डिबेंचर्स दिया होगा तो वो क्या फिर वापस देगी? उनको वापस देना ही पड़ेगा, ठीक है, आपका पैसा उनको वापस देना ही पड़ेगा, अपने चाहे उनको एसेट्स बेचने पड़े, ठीक है। अब देखो, सिक्योर डिबेंचर आर दैट काइंड ऑफ डिबेंचर वेयर अ चार्ज इज बीइंग एस्टेब्लिश ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। ओके, ये सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का क्या मतलब है? ये सुरक्षित है, चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़े, लाइक अपने एसेट्स बेचना पड़े, पर आपका पैसा डूबने नहीं देगा। ये सिक्योर डिबेंचर कौन सा डिबेंचर हो जाएगा? कि पैसा नहीं डूबेगा, पैसा नहीं डूबेगा, फिर चाहे एसेट्स को ही क्यों ना बेचना पड़े, अपनी प्रॉपर्टी को ही क्यों ना बेचना पड़े, ठीक है। एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ एनी पेमेंट, द चार्ज माइट बी आइदर फ्लोटिंग और फिक्स्ड। ये फिक्स्ड भी हो सकता है और ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। द फिक्स्ड चार्ज इज एस्टेब्लिश अगेंस्ट दोज एसेट्स विच कम अंडर द एंटरप्राइज पोजीशन फॉर द पर्पस ऑफ इन, ठीक है, बस इतना। फिक्स्ड चार्जेस पर्टिकुलर एसेट वेयर द फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द जनरल एसेट्स, ठीक है। सुरक्षित डिबेंचर नेम से क्लियर है। अब सुरक्षित डिबेंचर ये क्यों है? कि अगर मान लो कि आपने किसी के डिबेंचर्स परचेज किए हैं, ठीक है, और मान लो वो जो कंपनी है वो डिफॉल्ट हो जाती है, ठीक है, तो क्या जो आपका पैसा था वो सारा डूब जाएगा? नहीं डूबेगा। उस कंपनी को चाहे अपने एसेट्स बेचने पड़े पर उसको आपका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम अनसिक्योर्ड की बात करें, इसका अनदर नेम क्या है? नेक्ड। नेक्ड डिबेंचर भी इसको बोला जाता है। यस, नेक्ड डिबेंचर, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर भी जाती है ना, तो जो आपका पैसा था वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। इन केस ऑफ बस अगर मान लो कंपनी लिक्विडेशन हो जाती है कंपनी की, तो कहीं जाकर हाँ आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है, ठीक है, तब कहीं जाकर वो भी मे बी, बट दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। However, a floating charge may be established on these debentures by default. Usually, these type of debentures are not circulated. और इस टाइप के डिबेंचर्स जो है वो सर्कुलेट नहीं किए जाते। वैसे इस प्रकार के डिबेंचर प्रसारित नहीं किए जाते क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है। कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, मान लो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ये डिफॉल्ट होगी कंपनी, ठीक है, तो क्या वो आपका पैसा नहीं वापस देगी? तो इसको नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द केसेस में अनसिक्योर्ड डिबेंचर कौन ही लेगा फिर? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेनर, अब क्या है? रिडीमेबल डिबेंचर्स है आपका और आपका ई रिडीमेबल डिबेंचर्स है, ठीक है।
रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है कि मान लो अगर आपने किसी के डिबेंचर्स परचेज करे हैं ना, तो ये रिडीम्स हो सकते हैं 3 या 4 साल बाद, जो आपको आपका पैसा वो आपको वापस मिल जाएगा, मीन्स रिडीम। ठीक है, मीन्स रिडीम्ड हो जाएगा, इसका मीनिंग। बट ई रिडीमेबल डिबेंचर्स आपके वो डिबेंचर्स है कि अगर आपने डिबेंचर्स परचेज किए हैं बट आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलने का। ठीक है, अब देखो, these debentures are those debentures that are due on the cessation of the time frame, either in lump sum or installment during the lifetime of the enterprise. Debentures can be reclaimed either at a premium or at a par. ठीक है, इसको रिक्लेम किया जा सकता है या तो प्रीमियम पे या फिर पार पर। ठीक है, मीन्स आप अपना पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा आपको। बट इरिडीमेबल डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता है, इसको परपेचुअल भी कहा जाता है कि मीन्स कॉन्टिन्यूस जो कंपनी चलने वाली है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस चलने वाले डिबेंचर्स है। परपेचुअल का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस चलने वाले डिबेंचर्स। okay, as the company does not give any attempt for the repayment of money acquired or borrowed by circulating such debentures, these debentures are repayable on the closing up of an enterprise or the expiry. रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड आपका ई रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको पैसा 3 या 4 साल बाद आपका वापस मिल जाएगा। बट ई रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होंगे जहाँ पे पैसा वापस नहीं मिलेगा, मीन से कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे आपके डिबेंचर्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे, परपेचुअल भी इसको बोला जाता है, तो प्लीज याद रखना ये शब्द परपेचुअल। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सिंपल है ये भी, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था ना, उसी तरह के लग रहे हैं। हाँ जी, पढ़े थे हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 8 टाइप के। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर जब डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हो जाएंगे जिनको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ओके जी, क्लियर है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके जी, क्लियर है सभी को इतना? किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था, बस उसी तरह का है। अब आता है हमारा फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। कूपन क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट रेट। टेन्योर वाला हमारा हो गया, और ठीक है, और कौन सा था हमारा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और टेन्योर वाला रिडीम्ड और ई रिडीम्ड हो गया, और कन्वर्टेबल वाला कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए। और कूपन रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कूपन रेट क्या होगा आपका, इंटरेस्ट रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट आपके वो डिबेंचर्स हो जाएंगे, सच डिबेंचर आर सर्कुलेटेड विद मेंशन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे आपको स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, या फिर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, या फिर फ्लोटिंग होगा। ठीक है, कि इतना तो इंटरेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, एंड इज नोन एज द कूपन रेट, हम इसको बोलेंगे, किसको, इंटरेस्ट रेट। याद रखना प्लीज, क्या बोलेंगे इसको, कूपन रेट बोलेंगे। जीरो कूपन रेट डिबेंचर वो डिबेंचर्स हो जाएंगे जहाँ पे इंटरेस्ट जीरो होगा। क्या, कैसा होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे जीरो होगा, बट इसको रिडीम्ड किस पे कर सकते हैं, एट पार पर। अब देखो, आप बोलोगे कि यार जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स देगी वो जीरो इंटरेस्ट पे क्यों देगी, कंपनी ने भी तो कुछ कमाना होगा, वो क्यों बोलेगी जीरो इंटरेस्ट पे। मीन्स अगर मैं बात करूँ जीरो कूपन रेट, यहाँ पे हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा। लिखा होगा दिस डिबेंचर डोंट नॉर्मली कैरी ऑन अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये कोई भी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं फॉलो करेगा। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द इन्वेस्टर सच टाइप ऑफ डिवेंचर आर सर्कुलेटेड एट अ कंसिडरेबल डिस्काउंट। ठीक है, हैवी डिस्काउंट देने वाला है यहाँ पे ये। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो कि फेस वैल्यू जो थी ना डिबेंचर्स की वो 100% थी, अब इन्होंने हैवी डिस्काउंट दे दिया, सपोज इन्होंने 60 का दे दिया डिबेंचर्स। ठीक है, 60 का दे दिया, और जब इसको रिडीम्ड करेगी वो एट पार पे करेगी, मीन्स 100 पे ही रिडीम्ड करेगी। ठीक है, जीरो इंटरेस्ट। ओके, अब है हमारा रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। ध्यान देना प्लीज, ये भी ये जितने भी हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पढ़ रहे हैं ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके जी, सभी को समझ आ रहा है, प्लीज बता दो मुझे, यस नो थम्स अप कुछ तो बोलो। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि पढ़ाना पड़ेगा स्पीड में, काफी टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। एक एक यूनिट में कम से कम 1000 500 टॉपिक रहते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली।
अब देखो रजिस्टर्ड डिबेंचर नेम से ही, अगर देखो मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसी में आंसर छिपा है। रजिस्टर मीन्स कि जिसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया होगा। मान लो मैंने डिबेंचर्स परचेज किए हैं, ठीक है, मेरा प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया है, मेरा नेम, मेरी सारी की सारी डिटेल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रजिस्टर्ड डिबेंचर हो जाएगा। पर जो बियरर डिबेंचर है वो कौन सा डिबेंचर्स हो जाएगा कि मान लो प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, प्रॉपर रजिस्टर जो है वो मेंटेन नहीं किया है बियरर में। ओके, और जिस भी पर्सन को मान लो डिबेंचर्स दिया है ना वो एक तरह से कहीं ना कहीं ओनर है और उसका मान लो सब कुछ पता है, तो उसको क्या है, पे टू पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड। हाँ, और मान लो कि उसके पास सर्टिफिकेट है, सब कुछ है उसके पास, तो फिर उसके रजिस्टर मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एक तरह से ओनर है तो पता है कि भाई इसको इतना इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा बियरर डिबेंचर्स। अब देखते हैं एक बार क्या है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर आर सच डिबेंचर विद इन विच ऑल डिटेल कंप्राइजिंग एड्रेस, नेम एंड पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर आर फिल्ड इन अ रजिस्टर केप्ट बाय द एंटरप्राइज। ठीक है, एक रजिस्टर मेंटेन किया प्रॉपर वे में। सच डिबेंचर्स कैन बी मूव्ड ओनली बाय परफॉर्मिंग अ नॉर्मल ट्रांसफर डीड। ठीक है, और bearer debenture, these debentures are debentures which can be transferred by way of delivery and the company does not keep any record। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर में रिकॉर्ड क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, बियरर में कोई रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे, कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखेंगे। क्यों? ऑफ द डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड टू सच डिबेंचर। मीन्स एक तरह से ये ओनर है, ठीक है, और इसका पूरा सर्टिफिकेट बना हुआ है कि हाँ इस बंदे ने ये डिबेंचर्स लिया और इतना इसको इंटरेस्ट देना है, तो इसलिए इसका रजिस्टर मेंटेन करने की क्या जरूरत है फिर। ओके, इसके पास पूरा सर्टिफिकेट है ऑलरेडी कि हाँ इसने डिबेंचर परचेज किया है। क्लियर है जी सभी को, यस या नो? तो ये थे जी हमारे डिबेंचर्स के टाइप, सबको क्लियर है? जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस पढ़ा था उसी तरह से हमने आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी पढ़ लिया। सिक्योर्ड मतलब जो सिक्योर डिबेंचर है, ठीक है, अगर मान लो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है फिर कंपनी को एसेट्स बेचने पड़ेंगे बट आपका पैसा डूबने ना देगा। ठीक है, अनसिक्योर्ड मीन्स पैसा डूब सकता है। रिडीमेबल जो आपके डिबेंचर्स हैं वो 3-4 साल बाद पैसों में कन्वर्ट हो सकते हैं, रिडीम्ड हो सकते हैं। इरिडीमेबल वो पैसों में रिडीम्ड नहीं हो सकते, ये कॉन्टिन्यूस चलने वाले डिबेंचर है। ठीक है, परपेचुअल जिसको बोला जाता है, और सिक्योर्ड को और क्या नेम है, मॉर्टगेज, और अनसिक्योर्ड का और क्या नेम है, नेक्ड, और रिडीमेबल का नेम है कुछ एक्स्ट्रा, वेट अ मिनट, नहीं रिडीमेबल का नेम नहीं है, बट ई रिडीमेबल का क्या नेम है, परपेचुअल डिबेंचर मींस कंटिन्यूस चलने वाले डिबेंचर्स। ओके, और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का वो फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है। और जीरो कूपन रेट डिबेंचर मींस यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जीरो है। हैवी डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, रजिस्टर्ड डिबेंचर मींस जो डिबेंचर होल्डर है उसका नेम, उसकी पूरी डिटेल, एक रजिस्टर मेंटेन किया होगा प्रॉपर तरीके से। बियरर डिबेंचर में कोई रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो पर्सन डिबेंचर परचेज करता है वो कहीं ना कहीं ओनर है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी बना है कि हाँ इस बंदे ने डिबेंचर लिया और इसका इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, बस ये था आपका। क्लियर अब सभी को? अब डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर देखो, जो हम शेयर्स इशू करते हैं ये भी क्यों करते हैं, इंक्रीज टू कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। और डिबेंचर्स भी क्यों लेते हैं, लोन भी क्यों लेते हैं हम, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि आपको पता है जो हमारी फर्म है ना उसको लोन की जरूरत भी है। लोन क्या है, डेट है, उधार है ना, बिना लोन के आपको पता है कोई भी बिजनेस नहीं चलता। शेयर्स की भी जरूरत है। ठीक है, शेयर जब इशू करेंगे तो क्या आएगा, कंपनी को पैसा आएगा। बट जो आपके शेयर्स है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और डिबेंचर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, डिबेंचर्स इंक्लूड loans टेकन आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट और कंपनीज, और शेयर्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट टू रेज द मनी फॉर अ कंपनी। कैसे रेज करेंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल मीन शेयर्स को इशू करके। और जो आपका डिबेंचर्स है ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है। और जो शॉर्ट टर्म और जो आपकी शेयर्स है वो कैसे आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स शेयर होल्डर्स बोला जाता है जो शेयर को परचेज करते हैं। ठीक है, और ये कौन हो जाते हैं, डिबेंचर होल्डर मीन्स एक तरह से ये क्या हो जाते हैं आपके ले वो क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर है, ये क्या है,
उधार लिया है इन्होंने तो उनको पैसा वापस देना पड़ेगा। डिबेंचर सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर्ड होते हैं डिबेंचर कि अगर मान लो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है कुछ भी, पैसा डूबेगा नहीं। बट शेयर्स क्या होते हैं, कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड हो जाते हैं। और जो डिबेंचर्स है ये लेस रिस्की होते हैं। और शेयर्स आपको पता है कंपेरेटिवली रिस्कर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो शेयर्स को परचेज करेगा ना वो ओनर होता है, ठीक है, इक्विटी, वो क्या हो जाता है, ओनर हो जाता है, इसके पास वोटिंग राइट है, सब कुछ है। बट डिबेंचर्स होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं है। और जो डिबेंचर्स है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है यहाँ पे, ठीक है, जो लोन लिया है तो भाई उस पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट जो शेयर्स होते हैं उनको क्या, जो शेयर होल्डर्स है उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। शेयर्स प्राइस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अब देखो जो इक्विटी शेयर्स है आपको पता ही है उनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है, प्रेफरेंस वालों का फिक्स्ड होता है, ठीक है, तो फ्लक्चुएट करता है यहाँ पे। बट इंटरेस्ट तो फिक्स्ड रहने वाला है। डू नॉट प्रोवाइड ओनरशिप टू द डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी ओनरशिप नहीं मिलती, ठीक है। बट शेयर्स में क्या है, प्रोवाइड ओनरशिप टू शेयर होल्डर्स। डिबेंचर्स होल्डर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पे, इनका कंट्रोल नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट वोटिंग राइट्स एंड दे आर नॉट ओनर्स। बट शेयर्स होल्डर कैसे होते हैं, यूजुअली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड कैन इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेटेजी ऑफ अ कंपनी। क्योंकि देखो एक तो ये ओनर हो जाते हैं शेयर होल्डर, और दूसरा क्या है, वोटिंग राइट इनके पास है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी का? हाँ जी, कोई भी डाउट? तो आज के हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। हाँ, एक और मैंने आपको कल बोला था, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में पूछा जाता है ये। कैपिटल रिजर्व क्या है और रिजर्व कैपिटल क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो इमेज मैंने आपको अटैच कर दी है यहाँ पे। रिजर्व कैपिटल, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। कौन सा है रिजर्व कैपिटल? देखो एक हमने पढ़ा था आपका शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल पढ़ा था, इशूड कैपिटल पढ़ा था, ठीक है, सॉरी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल था हमारा, इशूड शेयर, अनइशूड शेयर, कॉल्ड अप शेयर, अनकॉल्ड अप शेयर, पेड अप शेयर, अनपेड अप शेयर, ठीक है, और ये सारे पढ़े थे। बट जो अनकॉल्ड अप था वो क्यों रखती है कंपनी, कि मान लो कंपनी कभी लिक्विडेशन की फॉर्म में आ जाती है, कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तो वो उस तरह का अनकॉल्ड अप कैपिटल मीन्स जो उसने कॉल नहीं की होती है, ठीक है, शेयर्स को जो इशू शेयर की है और कॉल नहीं की होती है वो उन्होंने सेव करके रखा होता है, ठीक है, सेव करके रखा होता है कि जब मान लो कंपनी लिक्विडेट होने वाली होगी तो हम कॉल करके मंगवा लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, हमारा रिजर्व करके रखा होता है, गोज इनटू लिक्विडेशन के लिए। और आपका जो कैपिटल रिजर्व है, पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व बाय कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व क्या है, एक प्रॉफिट का, जो मानो मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया, ठीक है, उस प्रॉफिट को मैंने क्या कर लिया, रिजर्व करके रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व। और रिजर्व और कैपिटल रिजर्व और रिजर्व्ड कैपिटल क्या हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि कैपिटल रिजर्व क्या है और रिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अनकॉल्ड कहाँ से आया, कि मान लो ये थी मेरी इशूड कैपिटल जो मैंने इशू किए थे शेयर, ये थी मेरी अनइशू जो मैंने इशू नहीं किए थे, ठीक है। कॉल्ड अप क्या हुआ, कि मान लो जो मेरे पास सब्सक्राइब हुए थे ना, 1 लाख मेरे पास सब्सक्रिप्शन आई, 1 लाख में से सपोज मैंने 60,000 क्या कर दिए, कॉल्ड अप कर दिए, मैंने सबको कॉल करी, ठीक है, और 40,000 मैंने अनकॉल्ड में रहने दिया कि नहीं अभी मैं इनको कॉल नहीं करूंगी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं इनको मंगवा लूंगी, ठीक है। तो इसको मैंने रिजर्व करके रख दिया कि मान लो मुझे कभी नुकसान हो गया या कभी लिक्विडेशन की फॉर्म में मेरी कंपनी आ गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं इसको बचा के रखूंगी। क्रिएटेड आउट ऑफ, ये कैपिटल प्रॉफिट से, जितना भी प्रॉफिट हुआ उससे क्रिएट करेंगे कैपिटल रिजर्व। और रिजर्व कैपिटल हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, जो मेरे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल आई थी ना उसमें से मैंने बचा के रखा था। 1 लाख मेरे पास सब्सक्राइब किया था पब्लिक ने, ठीक है, उसमें से मैंने सिर्फ 60,000 को ही कॉल करी है कंपनी ने सपोज, ठीक है, और 40,000 जो थी उसने सेव करके रख ली है, कब के लिए, मैं तभी कॉल करूंगी जब मेरे को प्रॉब्लम होगी, मैं किसी मुसीबत में होंगी कंपनी, ठीक है।
कैपिटल रिजर्व मैंडेटरी है, इसको करना ही पड़ता है, ठीक है। जितना भी आपके पास प्रॉफिट है उसको रिजर्व करके रखना ही पड़ता है भाई, वो तो ऑब्वियसली बात है। मान लो सैलरी आएगी, उसको रिजर्व करके तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी आज सैलरी आई आज के आज ही उड़ा दिया, तो मैंडेटरी है ये, ठीक है। बट जो रिजर्व कैपिटल है वो वॉलंटरी है, खुद की इच्छा से। अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई आपको आने वाले टाइम में लॉस हो सकता है, ठीक है, तो आपको रिजर्व करके रखना चाहिए, तो आप कर सकते हो। वॉलंटरी का मतलब ही होता है खुद की इच्छा से। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो ये होता है ना आपका, हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, तो जो प्रॉफिट को ध्यान सॉरी जो लॉस को ध्यान में रखकर चलती है उसका नेम क्या था? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए थे, जो लॉस को जो प्रॉफिट को नजरअंदाज करेगी बट ये सोचेगी कि आने वाले टाइम में मुझे लॉस हो सकता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का? जल्दी से मुझे बताओ। जो सिर्फ लॉस को देखेगी, प्रॉफिट से उसको मतलब नहीं होगा, वो बोलेगी कि आने वाले टाइम में मुझे लॉस हो सकता है। कंजर्वेटिज्म, ठीक है, प्रूडेंस भी जिसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर दे दिया करो प्लीज, स्टार्टिंग में ही देखा था हमने। ओके, 1 मिनट रहता है सिर्फ हमारे पास। रेजोल्यूशन क्या है? यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास किया जाता, बट रिजर्व कैपिटल के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है एजीएम की एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए, ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। utilization to write off fictitious asset or capital losses etc used to pay liability at the time of winding up, ठीक है। ये तभी बुलाएंगे जब हमें क्या होगा, कंपनी बंद करनी होगी या लिक्विडेशन की फॉर्म में होगी, तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज पे करने के लिए अनकॉल्ड कैपिटल को हम बोलेंगे कि दे दो भैया पेमेंट, ठीक है। और डिस्क्लोजर लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट डिस्क्लोज, रिजर्व कैपिटल डिस्क्लोज नहीं की जाती, ठीक है। प्लीज याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज जितने भी टॉपिक करवाए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आप डिवेंचर्स की बात कर लो, फिर चाहे आप मर्जर एक्विजिशन एमलगमेशन की बात कर लो, फिर चाहे आप कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल की बात कर लो, ठीक है। ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ, रिवीजन करते रहो साथ साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं 5 PM। कल हम करेंगे आपका न्यू, आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो कल तैयार होकर आना सभी, अपना दिमाग अपनी आंखें कान, ठीक है, सब खोल के रखो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।